नमस्कार। दृष्टि इंस्टीट्यूट की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं धर्मेंद्र सिंह और आप सब देख रहे हैं प्लेसेस एंड न्यूज़ प्रोग्राम। इस कार्यक्रम में हम देखते हैं उन स्थानों के विषय में जो पिछले कुछ दिनों में चर्चा में रहे हैं, यानी वो स्थान जो खबरों में छाए रहे। आइए देखते हैं आज की इस कड़ी में हम कौन कौन से स्थानों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। लेट्स बिगिन। क्रोशेनिकोव ज्वालामुखी, जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ और एक जबरदस्त भूकंप भी अनुभव किया गया। गलील सागर, पश्चिमी एशिया का एक सागर जो सच में एक झील है। यह है अपने लाल रंग के कारण चर्चा में रहा। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। नेपाल, नेपाल ने अपनी कुछ चोटियां शुल्क मुक्त कर दी। अगर कोई पर्वतारोही वहां पर जाना चाहता है तो उनके ऊपर शुल्क नहीं लगेगा। करेंगे चर्चा। अगला स्थान है माउंट एल्ब्रस, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी। यहां पर अरुणाचल प्रदेश के एक पर्वतारोही ने हाल ही में पर्वतारोहण किया है, तो इस पर भी चर्चा करेंगे। फिजी, फिजी के प्रधानमंत्री भारत के दौरे पर आए और फिजी कहाँ है उस पर भी थोड़े से कुछ तथ्यों को जानने की कोशिश करेंगे। जापान, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जापान की यात्रा पर गए। इससे संबंधित और जापान से संबंधित कुछ तथ्यों को जानने की कोशिश करेंगे। ओमान, पश्चिमी एशिया या गुजरात के पश्चिम का एक देश, और हाल फिलहाल में वहां पर काफी घटनाएं हो रही हैं। देखेंगे ओमान क्यों चर्चा में था, क्योंकि ओमान ने भारतीय पर्यटकों को अपने यहां आकर्षित करने की कोशिश की है। चलिए एक एक करके इन स्थानों के विषय में थोड़ी सी विस्तार से चर्चा देखते हैं कि ये स्थान हमारे लिए किस लिए महत्वपूर्ण है और कौन कौन से तथ्य हो सकते हैं जो हमसे संबंधित हों। क्रोशेनिकोव ज्वालामुखी, यह क्रोशेनिकोव ज्वालामुखी रूस के कमचटका प्रायद्वीप के ऊपर है। कमचटका प्रायद्वीप साइबेरिया का एक हिस्सा है जो उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में है। यहां इस ज्वालामुखी का विस्फोट 600 वर्षों के बाद हुआ है, यानी लास्ट 600 ईयर्स में इसमें कोई विस्फोट नहीं हुआ और अचानक से इसमें एक जबरदस्त धमाका हुआ। इस धमाके के साथ ही उस क्षेत्र में 8.8 तीव्रता का भूकंप भी अनुभव किया गया। शुक्र है उस क्षेत्र में मानव बसावट कम है, इसलिए जान माल की बहुत ज्यादा क्षति वहां पर देखने को नहीं मिली। देखिए कमचटका प्रायद्वीप कहाँ है, जरा इस पे गौर करते हैं। कमचटका प्रायद्वीप रूस का ये जो साइबेरिया क्षेत्र है इसी का एक्सटेंडेड पार्ट है, आगे बढ़ा हुआ भाग है। कमचटका प्रायद्वीप के पश्चिम की ओर देखें, यानी रूस की मुख्य भूमि और कमचटका प्रायद्वीप के बीच में, तो यहां पर सी ऑफ ओखोटस्क यानी ओखोटस्क सागर है। ओखोटस्क सागर के और प्रशांत महासागर के बीच में द्वीपों की एक श्रृंखला है। इस द्वीपों की श्रृंखला को क्यूराइल द्वीप कहा जाता है या क्यूरिल द्वीप कहा जाता है। ये द्वीप पहले जापान के हुआ करते थे, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास इन पे रूस ने अपना आधिपत्य जमा लिया था। तब से ये रूस के पास ही हैं, लेकिन जापान इन्हें अपना बताता रहता है, यानी ये विवाद में रहते हैं। इसके अतिरिक्त यहां पर ओखोटस्क सागर और जापान सागर को मिलाने वाली जल संधि तातार जल संधि है। तातार जल संधि जो कि रूस के ही सखालिन द्वीप और रूस की मुख्य भूमि के बीच में है, यहां पर यह भी देखा जा सकता है। इसके साथ साथ इस सखालिन द्वीप और जापान के होकेडो द्वीप के बीच में एक जल संधि और है जो जापान सागर से प्रशांत महासागर की ओर जाने का रास्ता प्रशस्त करती है। ला पेरोवोस जल संधि इसका नाम है। ठीक, अब देखिए यहां से आपके लिए एक प्रश्न भी है। आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। यहां प्रश्न है, कोशेनिकोव ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस भूकंपीय सेटिंग से संबंधित है? प्रशांत प्लेट का अवनमन हो रहा है, यानी प्रशांत महासागर की प्लेट क्या यहां पर नीचे धंस रही है, सबडक्शन जोन है। प्रशांत अग्नि वलय यानी प्रशांत महासागर का जो ज्वालामुखी और भूकंप वाला परिधीय क्षेत्र है, फायर रिंग ऑफ पैसिफिक ओशन, क्या यह उसका भाग है, या फिर क्या यह मध्य महासागरीय कटक श्रृंखला के अंतर्गत आता है? मध्य महासागरीय कटक का अर्थ होता है महासागरों के बीच में जहां दो प्लेट एक दूसरे से सेपरेट होती हैं, वहां मैग्मा बहुत ही आसानी से सतह पर प्रकट होता है और महासागर की तली के ऊपर एक लंबा ज्वालामुखी पर्वत निर्मित हो जाता है, जिसे हम कहते हैं महासागरीय कटक। तो आपको बताना है कि ये तीन जो तथ्य दे रखे हैं उनमें से कौन सा क्रोशेनिकोव ज्वालामुखी से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। गलील सागर, गलील सागर पश्चिम एशिया के अंदर है। वैसे यह एक झील है और मीठे पानी की झील है, याद रखिएगा, ताजा जल की झील है।
गलील सागर चर्चा में इसलिए रहा कि यह लाल लाल दिखने लगा अचानक से। ये अक्सर हर वर्ष ऐसा इसमें होता है, लेकिन होता क्यों है? क्योंकि इसकी सतह पर ये बोट्रियोकोकस नाम का एक शैवाल होता है, बोट्रियोकोकस ब्राउनी शैवाल। यह शैवाल के ऊपर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो यह लाल लाल चमकने लगता है और पूरा का पूरा सागर एकदम लाल हो जाता है। आइए देखते हैं इसके विषय में कुछ और तथ्य। ये जो सागर है, जैसा कि यह एक झील है, यह पूर्वी अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी का ही भाग है, जो कि जॉर्डन तक जा रखी है, जिसको वहां पर जॉर्डन भ्रंश घाटी कहते हैं। तो इस जॉर्डन भ्रंश घाटी में ही अवस्थित है यह जो सागर है, या फिर कहें कि जो झील है। यह झील गलील सागर दुनिया की सबसे कम ऊंचाई पर स्थित ताजा जल की झील है। याद रखिए, समुद्र तल से ऊपर होते हैं स्थलखंड, लेकिन अगर स्थलखंडों के ऊपर कोई ऐसा जलीय भाग है जिसका तल समुद्र से भी नीचे है, तो उसे हम कहेंगे कि वो सबसे कम ऊंचाई पर है। यह जो झील है वो समुद्र तल से 210 मीटर नीचे है। वैसे इससे भी ज्यादा नीचे है मृत सागर, लेकिन मृत सागर जो कि इसके दक्षिण में है वो खारे पानी की झील है। तो ताजा जल की सबसे कम ऊंचाई वाली झील विश्व में है गलील सागर। ठीक है, तो इसमें एक जॉर्डन नदी है, वो आकर गिरती है और इसको ताजा जल प्रदान करती है। इस गलील सागर से दक्षिण में निकलकर वही नदी मृत सागर में जाकर गिरती है। अगर इसका चित्र वगैरह देखना चाहें हम, तो पश्चिम एशिया में यह जो गलील सागर है वो यहां पर सीरिया और आप कह सकते हैं इजराइल की सीमा पर है। ठीक है, तो सीरिया और इजराइल की सीमा पर है। यहीं पर गोलान हाइट्स भी है। ये गोलान हाइट्स कुछ पहाड़ी या पठारी क्षेत्र है जिसको इजराइल ने ऑक्यूपाइड कर लिया था। इसके दक्षिण में अगर हम चलें तो इस जॉर्डन और इजराइल या फिर कहें कि फिलिस्तीन की सीमा के ऊपर यहां पर 3 देश इससे तटवर्ती हैं। यहां पर है मृत सागर, आप देख सकते हैं मृत सागर, डेड सी। तो डेड सी कौन कौन से देश इसके तटवर्ती हैं? जॉर्डन है, फिलिस्तीन है और इजराइल है, ये तीनों मृत सागर। लेकिन मृत सागर दुनिया के सबसे लवणीय जल में से एक है। अगर तुर्की की वॉन झील को छोड़ दें तो उसके बाद में विश्व का दूसरा सबसे ज्यादा लवणीय जल मृत सागर के अंदर है। तो मृत सागर यहां पर है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें इसका लाल जल, पूर्वी अफ्रीका की रिफ्ट घाटी यानी भ्रंश घाटी में कौन कौन सी झीलें आती हैं? तो पूर्वी अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी के अंतर्गत एक तो लेक मलावी आती है, लेक रुकवा आती है, तांग्यानिका आती है। तांग्यानिका जो है वो विश्व की सबसे लंबी ताजा जल की झील है, याद रखिएगा। यहां पर लेक विक्टोरिया है जो कि नील नदी का उद्गम है, लेकिन याद रखिए लेक विक्टोरिया पूर्वी अफ्रीका की भ्रंश घाटी का भाग नहीं है। भ्रंश घाटी यानी जो सतह के अंदर दरार पड़ती है, दो टुकड़े, एक ही प्लेट के दो टुकड़े एक दूसरे से दूर ऊपर नीचे आगे पीछे खिसक जाते हैं, तो जो गड्ढा बन जाता है, दरार बन जाती है, उसे हम भ्रंश घाटी कहते हैं। यहां पर क्यू है, एडवर्ड है, अल्बर्ट है, टरकाना है, ये सारी झीलें पूर्वी अफ्रीका की भ्रंश घाटी के भाग हैं। लाल सागर भी पूर्वी अफ्रीका की भ्रंश घाटी का उत्तरी विस्तार है। इसके अलावा अकाबा की खाड़ी, इसके अलावा मृत सागर, गलील सागर, ये और बेका घाटी, ये सब पूर्वी अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी के ही भाग हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इससे संबंधित आपके लिए एक प्रश्न। गलील सागर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह जॉर्डन रिफ्ट घाटी का हिस्सा है, आपको बताना है या नहीं। यह एक ताजे जल की झील है, बताइए। समुद्र तल से ऊपर स्थित है। इनमें से कौन कौन से कथन ठीक है? कमेंट बॉक्स में आप अपना उत्तर जरूर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी से संबंधित एक और प्रश्न आपके लिए। निम्नलिखित में से कौन सी झील समुद्र तल से नीचे है, यानी जिसका तल समुद्र तल से नीचे है? मृत सागर, गलील सागर और लेक असल। लेक असल पूर्वी अफ्रीका में या उत्तर पूर्वी अफ्रीका में जिबूती देश के अंदर है। तो इरिट्रिया और जिबूती जहां पर है वहां पर देखिएगा और पता कीजिए कि क्या उसका तल भी समुद्र तल से नीचे है या ऊपर है। तो आपको उत्तर करना है इस प्रश्न को भी। इस प्रश्न का उत्तर भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। नेक्स्ट यहां पर है नेपाल। हाल ही में नेपाल ने अपनी 97 यानी 97 चोटियों को
सभी पर्वतारोहियों के लिए शुल्क मुक्त कर दिया है कि जो भी पर्वतारोही उसके ऊपर जाना चाहते हैं उसके लिए कोई चार्ज नहीं किया जाएगा। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि ऐसा करने से पर्वतारोही वहां पहुंचेंगे और पर्यटन विकसित होगा। खासकर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया गया है। पर्वत चोटी के ऊपर जाने का शुल्क माफ कर दीजिए, बाकी वहां होटल, परिवहन, खान पान, रोड किनारे ढाबे, होटल या फिर जो फल सब्जियां फूल वाले, ये सब कुछ तो कमा के खाएंगे ही। नेपाल हम जानते हैं भारत के उत्तर में है और भारत के 5 राज्य नेपाल से सीमा बनाते हैं: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। यहां नेपाल के अंदर से बहकर आने वाली कुछ नदियां हैं। एक काली रिवर है जो उत्तराखंड और नेपाल की सीमा से होकर आती है, इसको शारदा नदी भी कहा जाता है। कर्णाली नदी ये नेपाल के पश्चिमी भाग से निकलकर भारत के अंदर आती है। इसके अतिरिक्त आप देख सकते हैं यहां पर कोसी नदी नेपाल के पूर्वी भाग से आती है और नारायणी नदी नेपाल के लगभग बीच वाले भाग से बहकर भारत के अंदर आती है। नेपाल के अंदर कुछ हिमालय की सबसे ऊंची चोटियां और उनकी स्थिति देखते हैं कि वो चोटियां कहां पर हैं। देखिए, धौलागिरी पूरी तरीके से नेपाल में है, अन्नपूर्णा पूरी तरीके से नेपाल में है, मनाशलू पूरी तरीके से नेपाल में है। इसके अतिरिक्त यहां गणेश भी है, खैर इसको छोड़िए, गणेश ये नेपाल और चीन की सीमा पर है। आगे देखते हैं यहां पर गौरी शंकर, चौओयो, माउंट एवरेस्ट, लहोत्से और मकालू, ये सारी की सारी चोटियां याद रखिए ये नेपाल और तिब्बत या फिर चीन की सीमा पर हैं। तो यह है सिक्किम और नेपाल की सीमा पर। आइए इससे संबंधित कुछ प्रश्न आपके लिए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी चोटियां नेपाल और चीन की सीमा पर स्थित हैं? माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा और मकालू। आपको बताना है इनमें से कौन कौन सी चोटियां हैं जो नेपाल और चीन की सीमा पर हैं। आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। माउंट एल्ब्रस के बारे में देखते हैं। माउंट एल्ब्रस पर हाल फिलहाल में अगस्त 2025 की बात कर रहे हैं हम, अरुणाचल प्रदेश के कबक योनो सफलतापूर्वक पर्वतारोही जो है सफल हुए उस पर चढ़ने में। माउंट एल्ब्रस कोकेशस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, रूस के अंदर है, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है और यह विश्व के 7 या 7 समिट्स चैलेंज जो है उसके अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। यानी विश्व की वो 7 सबसे ऊंची चोटियां जो हर एक महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। यानी एक एक चोटी जो हर महाद्वीप में सबसे ऊंची चोटी है उनको 7 समिट्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये सबसे ऊंची चोटी यूरोप की कोकेशस पर्वत में। यहां पर कोकेशस पर्वत जो है वो काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच में है। अगर हम देखें यहां कैस्पियन सागर है और यहां पर काला सागर है, इनके बीच में यहां पर कोकेशस पर्वत है और उसकी सबसे ऊंची चोटी है यहां पर रूस के अंदर। देखो, इनको कोकेशाइड कंट्रीज कहते हैं। 3 देश हैं यहां पर, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान। इन तीनों देशों को कहा जाता है कोकेशाइड कंट्रीज, कोकेशस पर्वत वाले देश। इनमें से अजरबैजान कैस्पियन सागर के तट पर है, जॉर्जिया काला सागर के तट पर है, जबकि आर्मेनिया दोनों ही सागर के तट पर नहीं है। यहां पर आर्मेनिया के बारे में हम एक बात याद रख सकते हैं कि आर्मेनिया तुर्की और ईरान दोनों से अपनी सीमा रखता है। ठीक है, चलिए यहां पर दुनिया भर की 7 सबसे ऊंची चोटियां जो अपने अपने महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी हैं, जिन्हें 7 समिट चैलेंज के रूप में देखा जाता है। जरा देखिए, माउंट एवरेस्ट एशिया की सबसे ऊंची चोटी है और ये नेपाल और माफ कीजिए चीन की सीमा पर है। इसे नेपाल में सागरमाथा और चीन में चोमुलुंगमा कहा जाता है। माउंट अकंकागुआ यह दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है और लगभग 7000 मीटर ऊंची है, अर्जेंटीना में है, एंडीज पर्वत के अंदर। डेनाली चोटी जो उत्तर अमेरिका में अलास्का में है, अलास्का रेंज के अंदर, जो कि रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है और उत्तर अमेरिका की भी सबसे ऊंची चोटी है डेनाली। किलिमंजारो यह अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, तंजानिया देश के अंदर है और लगभग 6000 मीटर ऊंची है। एल्ब्रस जो लगभग 5600 मीटर से ज्यादा ऊंची है, रूस में है, कोकेशस पर्वत में है और यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। फिर उसके बाद में आ जाती है एंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी विंसन मैसिव। यह चोटी लगभग 5000 मीटर के आसपास ऊंची है और सबसे कम ऊंचाई वाली चोटी अगर किसी महाद्वीप में है तो वो है ऑस्ट्रेलिया में माउंट कोशेस्को,
8 यानी 2228 मीटर ऊंची एकमात्र महाद्वीप या देश कह सकते हैं जिसमें कोई ग्लेशियर नहीं है, परमानेंट स्नो नहीं है, क्योंकि वहां पर इतनी ऊंची चोटी नहीं है कि उस पर 12 महीने बर्फ रह सके। चलिए आगे बढ़ते हैं और इससे संबंधित भी आपके लिए एक प्रश्न है यहां पर। माउंट एल्ब्रस किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? एल्प्स में, कार्पेथियन में, कॉकेशस में या पेरिनीज पर्वत में? आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में मिल भी जाएगा, लेकिन आप एक प्रयास करके जरूर देखिए। चलिए अगली जो स्थान है जिस पे हम चर्चा कर सकते हैं प्लेसेस इन न्यूज के अंदर, वो है फिजी। फिजी के प्रधानमंत्री सिटिवेनी लिगामादा रोबुका ये अगस्त 2025 में भारत के दौरे पर आए। यह 3 दिन के दौरे पर रहे भारत के अंदर। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने, व्यापार और निवेश को बढ़ाने के लिए ये रोबुका फिजी के प्रधानमंत्री बनने के बाद में पहली बार भारत दौरे पर आए। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चीज यह नहीं है कि ये भारत के दौरे पर आए, यहां पर सवाल ये उठता है कि फिजी कहां है। तो याद रखिए फिजी है दक्षिणी प्रशांत महासागर के अंदर, ऑस्ट्रेलिया का जो कोराल सागर है उसके पूर्व में, न्यूजीलैंड के उत्तर में, या फिर कहें विषुवत रेखा के दक्षिण में है और कर्क रेखा के उत्तर में है, मकर रेखा माफ कीजिएगा, मकर रेखा के उत्तर में है और विषुवत रेखा के दक्षिण में है। यहां पर फिजी से संबंधित कई सारे तथ्य आप यहां देख सकते हैं। फिजी 330 द्वीप और 500 से ज्यादा टापू आइलैंड्स से बना हुआ है। सबसे बड़ी द्वीप विति लेवु और वानुआ लेवु है, जहां पर यहां की 87% जनसंख्या निवास करती है। 2 द्वीपों के नाम आप याद रख सकते हैं। यहां इससे पहले एक शब्द और दे रखा है, द्वीप यानी आइलैंड और टापू यानी आइलैंड्स। भूगोल में इनके बीच का अंतर यह होता है, द्वीप वह स्थलखंड है जो पूरी तरीके से जल से घिरा हुआ है। यह बात टापू के लिए भी लागू होती है, लेकिन द्वीप समुद्र तल से ऊपर होता है, समुद्र की लहरें उसके ऊपर से नहीं निकलती, जबकि टापू समुद्र तल से बहुत ही कम ऊपर होता है और हल्की सी महासागरीय लहर धारा उसके ऊपर से बहना शुरू कर देती है। सुनामी आने में तो पूरी तरीके से उसके ऊपर से पानी फैल ही जाता है। टापू के ऊपर जीवन यानी मानव निवास, घर और प्राकृतिक वनस्पति होना मुश्किल है, लगभग नामुमकिन है, नहीं हो सकते क्योंकि जल फैलता रहता है, जबकि द्वीप के ऊपर लोग रह सकते हैं। इसके अतिरिक्त अधिकांश जो द्वीप हैं वो ज्वालामुखी द्वारा बने हुए हैं। अगर हम फिजी के द्वीपों की बात करें तो फिजी की जैव विविधता देखें तो यहां बहुत सारी स्थानिक प्रजातियां पाई जाती हैं। स्थानिक प्रजातियों का अर्थ यह है कि ऐसी प्रजातियां, ऐसे जीव, पेड़ पौधे, जंतु जो केवल फिजी में पाए जाते हैं, फिजी के अतिरिक्त वो विश्व में कहीं नहीं पाए जाते। और इसका सबसे बड़ा एक नुकसान यह होता है कि अगर उस स्थान पर वो जीव या फिर आप कहें जंतु या फिर पादप नष्ट हो जाएं तो विश्व में दूसरी जगह वो नहीं है, तो वो काफी संवेदनशील माने जाते हैं। यहां 50% से अधिक जो है वो पक्षी और पौधे दुनिया में कहीं नहीं पाए जाते। जैसे फिजी बैंडेड इगुआना एक कह सकते हैं गिरगिट जैसा है और यह फिजी के अंदर पाया जाता है और यह विश्व में और कहीं नहीं पाया जाता। तो फिजी बैंडेड इगुआना को आप याद रखिए, फिजी में मिलता है। इसके अतिरिक्त फिजी में ही दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कोराल रीफ सिस्टम यानी ग्रेट सी रीफ उपस्थित है। ठीक है, तो यह भी याद रखिए, जैसे ग्रेट बैरियर रीफ है विश्व का सबसे बड़ा कोराल संरचना, वो तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी भाग में है कोराल सागर में, लेकिन ये फिजी में है। इससे संबंधित भी आप यहां पर एक प्रश्न देख सकते हैं कि फिजी किस महासागरीय क्षेत्र में है? पश्चिमी इंडियन ओशन में है, दक्षिणी प्रशांत महासागर में है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है या फिर कोराल सागर में? प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चलिए जापान के विषय में देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 29 और 30 अगस्त 2025 को जापान की यात्रा पर गए। ये भारत और जापान के बीच का 15वां शिखर सम्मेलन था, यानी जो देश के टॉप लीडर होते हैं, शीर्ष नेतागण, वो आपस में मिलते हैं और आपसी बातचीत करते हैं। तो जापान के प्रधानमंत्री जो शिगेरू इशिबा उस समय थे, उनसे मुलाकात की उन्होंने। और जापान और भारत रणनीतिक साझेदार तो हैं ही, ये चाहते हैं कि भारत प्रशांत क्षेत्र में शांति, समृद्धि और स्थिरता बनी रहे। भारत प्रशांत क्षेत्र,
इंडो पैसिफिक रीजन, यानी भारत से लेकर प्रशांत महासागर तक का जो क्षेत्र है उसमें भारत और जापान चाहते हैं कि स्थिरता बनी रहे। अब देखिए, ये जो जापान है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, जापान के 4 बड़े द्वीप हैं। एक तो याद रखिए, एक है होन्शु, होक्काइडो, तीसरा क्यूशु और फिर शिकोकू। इसमें सबसे महत्वपूर्ण द्वीप है होन्शु। इसी होन्शु द्वीप के ऊपर ज्यादातर इसके महत्वपूर्ण शहर हैं, चाहे आप फुकुशिमा की बात करें जहां 2011-12 में परमाणु रिएक्टर टूट गया था सुनामी के कारण, टोक्यो यहाँ का राजधानी, योकोहामा, ओसाका, कोबे, क्योटो, नागोया, या फिर जहां विश्व का पहला परमाणु बम गिराया गया था द्वितीय विश्व युद्ध में, हिरोशिमा भी इसी के ऊपर अवस्थित है। यहां अगर हम बात करें तो जापान के पूर्व में जापान सागर है, पश्चिम में माफ कीजिए, और पूर्व में है पैसिफिक ओशन। अब जापान के द्वीपों को अगर हम अलग करने की बात करें तो ला पेरोउस जल संधि होक्काइडो द्वीप को अलग करती है सखालिन द्वीप, रूस वाले द्वीप से। इसके अतिरिक्त सुगारू जल संधि है जो होक्काइडो और होन्शु द्वीप को अलग करती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त यहां पर एक सुशीमा जल संधि है, इसके बारे में जरूर याद रखिए। सुशीमा जल संधि यह दक्षिण कोरिया और जापान के बीच में है, पूर्वी चीन सागर और जापान सागर को यह कनेक्ट करती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त यहां पर आप बात कर सकते हैं कि जापान प्रशांत महासागर वाली प्लेट, जो कि महासागरीय प्लेट है, उससे विवर्तनिक प्लेट के एशिया वाली प्लेट के नीचे धंसाव, क्षेपण के कारण बहुत सारे ज्वालामुखी द्वारा बना हुआ द्वीपीय श्रृंखला है एक प्रकार से। ठीक है, जापान के बहुत सारे शहर हैं जो अपने अपने विशेष उद्योगों के लिए जाने जाते हैं, उनके कुछ निकनेम हैं, उपनाम हैं। जैसे ओसाका जापान का मैनचेस्टर कहलाता है, सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है। वैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड किंगडम का बहुत बड़ा शहर है जो कि सूती वस्त्र उद्योग के लिए लगभग 200 वर्षों तक मशहूर था। नगोया जापान का डेट्रॉयड कहलाता है। डेट्रॉयड शहर तो वैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है और यह मोटर गाड़ी उद्योग के लिए जाना जाता है। योतो जापान का पीट्सबर्ग कहलाता है। पीट्सबर्ग भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है और पीट्सबर्ग शहर लोहा इस्पात उद्योग के लिए जाना जाता है। कोबे जापान का प्रमुख बंदरगाह है और यहां पर जहाज रानी का विकास यानी शिप बिल्डिंग, जहाज निर्माण होता है। क्योटो है जापान का सांस्कृतिक नगर है और टोक्यो योकोहामा क्षेत्र काफी बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, यहां इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह काफी विकसित हुआ है। चलिए, जापान से संबंधित एक प्रश्न आपके लिए, जापान निम्नलिखित में से किस टेक्टोनिक सेटिंग के अंतर्गत स्थित है? प्रशांत महासागर का अग्निवलय, यानी प्रशांत महासागर के चारों ओर जो ज्वालामुखी और भूकंप की एक श्रृंखला है, पूरी की पूरी चक्र है, क्या जापान उसका भाग है? यहां पर अभिसारी प्लेट सीमा है, क्या यहां दो विवर्तनिक प्लेटें आपस में टकराती हैं? आपको बताना है। क्या यह मध्य महासागरीय कटक के अंतर्गत आता है या फिर प्लेट की सीमा पर है? प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। नेक्स्ट, ओमान। ओमान ने एक बहुत बड़ा लक्ष्य रखा है कि वो प्रति वर्ष कम से कम 10 लाख भारतीय पर्यटकों को अपने यहां आकर्षित करेगा, बुलाएगा। यह जापान ने इसलिए रखा कि 2024 में उसका अनुभव रहा कि लगभग 7 लाख भारतीय लोग जापान घूमने के लिए गए थे। ओमान बहुत सारी लग्जरी सुविधाएं देता है, डेस्टिनेशन वेडिंग, जो लोग वहां जाके शादी करना चाहते हैं, MICE यानी मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशंस वहां पर लगती हैं, और बहुत सारे एडवेंचरस जो पर्यटन होता है वो भी वहां पर किया जाता है। तो ओमान को लेकर भारतीयों में काफी रुचि है। खैर फिलहाल तो वहां युद्ध चल रहा है खाड़ी देशों में, बाद की बात है, लेकिन फिलहाल ये चर्चा में इसलिए था। ओमान, ओमान पश्चिम एशिया का देश है, हमारे कह सकते हैं गुजरात के पश्चिम में है या मुंबई के पश्चिम में। देखिए, यहां का राजधानी शहर है मस्कट। यहां आप देख सकते हैं पर्शियन गल्फ है, फारस की खाड़ी, जहां ईरान है और कतर है, बहरीन है, यूनाइटेड अरब अमीरात है। ओमान इस पर्शियन गल्फ से यानी फारस की खाड़ी से ओमान की खाड़ी में आने वाले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी हॉर्मुज जल संधि वाले स्थान पर कौन सा देश है? ओमान है। दक्षिण में देखें तो उत्तर में ईरान है, तो हॉर्मुज स्ट्रेट ईरान और इस ओमान के बीच में है। यहां पर रूब अल खाली एक मरुस्थल है जो 3 देशों में फैला हुआ है, ओमान, सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमीरात। यह इस अरेबियन पेनिनसुला, अरब प्रायद्वीप का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप भी है।
लार्जेस्ट पेनिनसुला ऑफ द वर्ल्ड। ये भी हम याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ओमान के विषय में ये सारी बातें। आपके लिए एक छोटा सा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से देश हॉर्मुज जल डमरू मध्य यानी वाटर स्ट्रेट के साथ समुद्र तट साझा करते हैं? ओमान, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात। बताना है कौन कौन से देश इसके साथ सीमावर्ती हैं या तटवर्ती हैं। आज की इस श्रृंखला में इतना ही। अगले प्लेसेस ऑफ न्यूज में फिर से मैं आपसे मिलूंगा, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। मेरी ओर से आपको नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।